नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग पढ़ने वाले हैं। हमारी 5वीं क्लास है आज और इतिहास जो है उसको लेकर चल रहे हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी का सार देख रहे हैं। महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्नोत्तर है इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं और व्याख्या सहित सभी प्रश्न रहेंगे। मध्य पाषाण युग, जिसको कि हम मिसोलिथिक जो है कह देते हैं, आखेटक और जो पशुपालक युग था वो था मध्य पाषाण युग, और उसके साथ ही नवपाषाण युग। ठीक है, और मध्य पाषाण युग की हम बात करें तो ये जो शुरू हुआ था ये लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो बिना देर किए हुए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और इस एनसीईआरटी के सार के अंतर्गत जो नए तथ्य इतिहास में शामिल हुए हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे लगातार, तो बने रहिएगा अंत तक। आज पहला प्रश्न देखते हैं हमारा, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से। जो लघु पत्थर के, छोटे पत्थर के जो उपकरण खोजे गए हैं विंध्य क्षेत्र से, वहां से हमें जानकारी पता चलती है भारत में मध्य पाषाण काल की। और ये जो युग था, कौन सा युग? मध्य पाषाण युग। तो ये जो युग था मध्य पाषाण युग, ये पूरा पाषाण युग और जो नवपाषाण युग है उसके बीच का एक प्रकार से संक्रमण काल था या संक्रमण युग था। ठीक है, और ये जो जानकारी प्राप्त हुई है ये कब प्राप्त हुई है? सन 1867 ईस्वी में जो है हमें प्राप्त होती है। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण के जो उपकरण प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से, उसकी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है वो 1867 ईस्वी में प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम दी किसने थी? मतलब जो ये हमें विंध्य क्षेत्र से उपकरण प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी हमें कौन देता है, किस विद्वान ने दी है? तो उनका नाम है C.L. कार्लाइल। क्या नाम है उनका? C.L. कार्लाइल नाम है उनका, जिन्होंने भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी दी है, सबसे पहले जानकारी दी है। और 1867 ईस्वी में इन्हें विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण जो है इन्होंने खोज निकाले थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना किस युग की विशेषता थी? तो देखिए, ये वही युग है मध्य पाषाण युग जिसके अंतर्गत शिकार किया गया, मछली पकड़ी गई, खाद्य वस्तुओं का संग्रह किया गया। तो वो युग जो है कौन सा है? मध्य पाषाण युग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में प्रमुख कौन सा है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, या फिर यूं पूछ लिया जाता है कि माइक्रोलिथ जो औजार हैं, उपकरण हैं, या इसी को कह दिया जाता है सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण यानी कि पत्थर के औजार, छोटे छोटे पत्थर के औजार जो हैं या जो माइक्रोलिथ औजार हैं वो किस युग की विशेषता थी? तो मध्य पाषाण युग की विशेषता थी, जो कि पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। ठीक है, तो मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में प्रमुख औजार कौन सा था? माइक्रोलिथ यानी कि जो छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे। सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल में प्राप्त होने लगे? तो देखिए, सबसे पहले जो मानव के अस्थि पंजर जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में भारत में मानव के जो अस्थि पंजर हैं वो प्राप्त होने लगे थे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। अगला प्रश्न है, बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए, बालू के जो टीले हैं उनको स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है, और ये टेरी कहाँ कहा जाता है? साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया जो है, जो भारत का ये क्षेत्र है इस तरफ का, तो इसे यहाँ पर बालू के जो टीले हैं उसको स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। मकान बनाने का
प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है भाई, हमारे राजस्थान से प्राप्त हुआ है और राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें बागोर की तो बागोर कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। ठीक है, तो मकान बनाने का जो सबसे पुराना प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वो हमें राजस्थान के बागोर से प्राप्त होता है, जो कि भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। जो मिट्टी के बर्तन हमें सबसे पुराने साक्ष्यों के रूप में मिले हैं, पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो मिले हैं भारत के चौपानी मांडो से। ठीक है, भारत का जो एक क्षेत्र है चौपानी मांडो, विश्व में मिट्टी के बर्तन का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो यहां से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य पाषाण काल में मानव का पहला पालतू पशु कौन सा था। मध्य पाषाण काल में मानव का पहला जो पालतू पशु था वो था कुत्ता। ठीक है, कुत्ता जो था मानव का प्रथम पालतू पशु था। वैसे इसकी जानकारी जो है आपके पूरा पाषाण काल का जो अंतिम समय था, ठीक है, उस समय में पता चल जाता है जो कुत्ते के बारे में, लेकिन पालतू पशु के रूप में जो पहला पालतू पशु था मानव का वो कुत्ता था, ये जानकारी प्राप्त होती है मध्य पाषाण युग से। मध्य पाषाण स्थल भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं, तो कहां पर पाए गए हैं, तो देखिए राजस्थान में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, मध्य और पूर्वी भारत से ये जो क्षेत्र है यहां पर मध्य पाषाण के स्थल पाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ दक्षिण के क्षेत्र भी हैं। जो कृष्णा नदी है, दक्षिण भारत की जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर मध्य पाषाण के जो स्थल हैं वो पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है। देखिए पूरे भारत की बात हो रही है, तो पूरे भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक जो स्थल है वो कौन सा है, बागोर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बागोर जो है ये स्थित है। ठीक है, बागोर कहां पर है, तो भीलवाड़ा जिले में है, और किस नदी के तट पर है, तो कोठारी नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से। ठीक है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से। अगर देखिए हम इसका टाइम पीरियड बात करें कि टाइम पीरियड कितना समय था जब हमें ये चीज पता चली है, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व का समय था जब पशुपालन के का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है। मतलब 5000 ईसा पूर्व के साक्ष्य जो हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य पाषाण युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थल की बात आ गई। देखिए ये जो हमने बात की थी, अभी प्रश्न देखा था, ये तो अत्यधिक मात्रा में कहां पाए गए थे। अब हमने देखना है कि कौन कौन से स्थल हैं। तो देखिए आदमगढ़ है, थोड़ी सी चर्चा करते चलेंगे। मध्य पाषाण युग के प्रमुख स्थल की अगर बात करें तो है आदमगढ़। अब भाई आदमगढ़ कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। आदमगढ़ कहां पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। अगर हम बात करें भीमबेटका की, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, मध्य पाषाण काल का भी स्थल है भीमबेटका, और ये एमपी के भोपाल के पास पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल के नजदीक स्थित है। बोधोर जो है ये सिद्धि के नजदीक पड़ता है। सिद्धि कहां पर है, सिद्धि भी कहां पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो आदमगढ़ हो गया, भीमबेटका हो गया, बोधोर हो गया, ये तीनों कहां पर हैं, तीनों मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ होशंगाबाद में है, भीमबेटका भोपाल के पास है, बोधोर सिद्धि के समीप है। अगर बात करें बागोर की, अभी हमने चर्चा की है, भीलवाड़ा के पास है राजस्थान में। महदहा कहां पर है, तो ये यूपी में पड़ता है, यूपी के मेजा के पास स्थित है। यूपी के मेजा के पास महदहा स्थित है। उसके बाद सराय नाहर राय, देखिए पूरा नाम है एक ही है,
सराय नाहर राय। सराय नाहर राय कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है प्रतापगढ़ के पास। प्रतापगढ़ कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, अगला है पायसरा। पायसरा जो है ये मुंगेर में स्थित है, और मुंगेर कहाँ पर है? तो बिहार में। ठीक है, तो देखिए आदमगढ़, भीमबेटका, बोधोर ये एमपी में है, बागोर राजस्थान में है, महदहा यूपी में है मेजा के पास, सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ यूपी के पास, पायसरा ये मुंगेर है बिहार के समीप, वहां पर पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नवपाषाण स्थल गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? गुफ कराल, गुफ कराल जो है इस शब्द का अर्थ होता है कुलाल। कुलाल यानी कि कुम्हार की गुफा। कुम्हार की जो गुफा होती है उसे कहा जाता है कुलाल, और नवपाषाण स्थल गुफ कराल का अर्थ क्या है? कुलाल। अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी पर एक वीडियो और बनेगी क्योंकि इसके स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं महदहा से। जो महदहा है ये आपके मध्य पाषाण जो युग है उसका भी स्थल है, और नवपाषाण जो युग है उसका भी स्थल है। तो धान की खेती के प्रमाण महदहा से प्राप्त होते हैं, और ये प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल के। नवपाषाण कालीन स्थल महदहा जो कि यूपी के मेजा के पास स्थित है। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ, कहां पर हुआ भाई? नागार्जुन कोंडा में विकास होता है। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा में हुआ, और ये नागार्जुन कोंडा भाई कहां पर पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन कोंडा। कपड़े निर्माण का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कपड़े निर्माण करने का पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है पय्यमपल्ली से। ठीक है, पय्यमपल्ली से प्राप्त होता है, और ये तमिलनाडु में है। नवपाषाण कालीन वह स्थल जहां कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नवपाषाण कालीन स्थल है मेहरगढ़, और यहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन संगन कल्लू। ठीक है, संगन कल्लू की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो संगन कल्लू जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और इसकी विशेषता यहाँ पर ये है कि ये नवपाषाण कालीन स्थल है पहली बात तो, जो कि कर्नाटक के संगन कल्लू में है, और एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर क्या प्राप्त नहीं हुए हैं? मृद भांड प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी जितने भी नवपाषाण कालीन स्थल है वहां पर मृद भांड प्राप्त हुए हैं, लेकिन संगन कल्लू से प्राप्त नहीं हुए हैं। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले किस युग में दिखाई देती है? तो नवपाषाण कालीन युग जो था उसके अंतर्गत सबसे पहले बर्तन बनाने की कला का विकास देखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ। तो देखिए अब बात हो रही है भारतीय उपमहाद्वीप की। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ईसा की पूर्व छठी जो सहस्त्राब्दी है तब नवपाषाण काल भारत में शुरू हुआ है, और ये आप कह सकते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास 1000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास जो है ये चीज शुरू हुई है नवपाषाण काल। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसी अवधि में चावल, गेहूं, जौ, ये जो 3 प्रमुख फसलें हैं इनको उगाया जाता था। इस मतलब ऐसी महत्वपूर्ण फसलें हैं ये जिनको भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया जाता था, चावल, गेहूं, जौ। ठीक है, ताम्रपाषाण युगीन मानव ने पहली बार भारत में स्थापना की। तो किसकी स्थापना की थी? ग्रामीण सभ्यता की। देखिए ध्यान पूर्वक ये प्रश्न सुनिएगा, ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार किसकी स्थापना की? ग्रामीण संस्कृति की। ठीक है, तो जब ताम्र
पाषाण का एक साथ प्रयोग किया जाता था। तब तो ग्रामीण सभ्यता की क्या की गई, स्थापना की गई। लेकिन अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो ताम्र पाषाण जो अवस्था है वो हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति की पहले की है, क्योंकि देखिए हड़प्पा जो संस्कृति है वो कांस्य युगीन है, ये आप सब जानते हैं। और हड़प्पा संस्कृति कैसी संस्कृति थी, नगरीय संस्कृति थी, ये भी आप जानते हैं। तो नगरीय संस्कृति थी, यानी कालक्रम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश जो ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है वो बाद में आती है। देखिए तकनीकी दृष्टि से अगर देखेंगे तो ताम्र पाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति के पहले की है, ठीक है, क्योंकि देखिए पहले ग्रामीण संस्कृति आई फिर नगरीय संस्कृति आई। लेकिन अगर हम बात करें कालक्रम के अनुसार तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांशतः जो ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियां हैं वो बाद में आती हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति की विलक्षणता क्या है? विलक्षणता क्या है, क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात है, क्या विलक्षणता है? तो देखिए मालवा जो मृद भांड हैं, ठीक है, मृद भांड जो है मालवा के वो ताम्र पाषाण जो मृद भांड हैं उनसे अच्छे हैं, उत्कृष्टतम हैं, ठीक है। जोरवे संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति जो थी वो कैसी संस्कृति थी, ग्रामीण थी। लेकिन इसकी जो कई बस्तियां थी जैसे दायमाबाद हो गया, ठीक है, इनाम गांव हो गया, यहां पर इन दोनों जगह पर नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, दायमाबाद और इनाम गांव में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किस संस्कृति ने चित्रित मृद भांडों का प्रयोग किया और जिसमें काले और लाल रंग के मृद भांड मुख्य थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जोरवे संस्कृति ऐसी संस्कृति थी जिस समय लाल और काले मृद भांडों का प्रयोग जो है वो किया गया था और सबसे पहली ऐसी संस्कृति थी जिसने चित्रित मृद भांडों का प्रयोग किया था, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः किन ईंटों से परिचित नहीं थे? देखिए सामान्यतः किन ईंटों से परिचित नहीं थे? पक्की ईंटों से सामान्यतः परिचित नहीं थे, लेकिन कई बार कई जगह पर इसका प्रयोग किया गया है ऐसा दिखता है, लेकिन सामान्यतः सभी लोग ऐसा जो है नहीं करते थे। पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। ताम्रपाषाण युग के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। कहीं कच्ची ईंटों की जो नगर मूर्तियां हैं उनकी पूजा भी की जाती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में प्रतिमाएं किसकी मिली हैं? तो मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं इनाम गांव में बड़ी मात्रा में। कृषि व पहिए का आविष्कार किसकी देन है? तो नवपाषाण काल की देन है। ये आप सब जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, नवपाषाण काल की देन है। तांबे का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो 5000 ईसा पूर्व के नजदीक किया गया था तांबे का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है। तो इसके बाद जो क्लास रहेगी वो हमारी क्लास रहेगी 6th और उसके अंतर्गत हम नियोलिथिक यानी नवपाषाण युग जो कि खाद्य उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आ जाता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज अपने मित्रों में कर दें शेयर, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।